Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल पर। मेरा नाम भारती है और आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल। लास्ट की वीडियो में हमने चैप्टर 2 फिनिश कर लिया था, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं विद चैप्टर 3। सो सबसे पहले योगा एंड लाइफस्टाइल होती क्या है ये पढ़ेंगे हम, कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और कैसे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। हमें ज्वाइन करिए इन सारे हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। सो सबसे पहले हमारे जो इस चैप्टर में आता है योगा एंड लाइफस्टाइल में, कि आसन क्या होते हैं, आसन कैसे प्रिवेंटिव मेजर करे जाते हैं, कैसे एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आसन बेसिकली क्या होता है, एक सिटिंग पोस्चर आपका जो आपको रिलैक्स फील करवाए। आसन refers to many position in which a person sits or stands to do yoga। एक इंसान जो बैठ के खड़े होके योगा कर सकता है और अपने जो बॉडी है उसे एकदम रिलैक्स फील करवा सकता है आसन करने के बाद, योगा करने के बाद। बेसिकली जो संस्कृत वर्ड है आसन का, उसका मतलब क्या होता है, फिजिकल पोस्चर। आसन का मतलब होता है फिजिकल पोस्चर। तो अलग अलग टाइप के आपके फिजिकल पोस्चर्स होते हैं, आसन होते हैं, जो कि बेंड करने के साथ साथ स्ट्रेच कर सकते हैं। आप बैठ के कर सकते हैं, खड़े होके कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, आसन्स होते हैं। आसन्स के बारे में हम और पढ़ेंगे आगे, और आगे देखेंगे कि किन किन डिसीज़ में कौन कौन से आसन अगर हम करें तो हमारी डिसीज़ जो है वो ठीक हो सकती है। तो नेक्स्ट क्या है, आसन आर बेनिफिशियल फॉर माइंड, साइक एंड चक्रास, एनर्जी सेंटर। बेसिकली क्या होता है, आसन का फ़ायदा कहाँ कहाँ होता है, माइंड के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जो हमारी बोन्स वगैरह होती है, हमारे सेंटर्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है उनको कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आसन से बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेस होता है उसे कम किया जा सकता है। जो हमें मेंटली प्रेशर पड़ता है एक तरीके से, तो उसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में किया जा सकता है या बिल्कुल ही ख़त्म किया जा सकता है। हमारे डर को भगा सकता है आसन, क्योंकि अगर आप मेडिटेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आपके दिमाग में जो अलग अलग सी एंजाइटीज़ होती हैं, एंजाइटीज़ जो होते हैं आपके दिमाग में, वो सही चीज़ें ख़त्म हो सकती है और आपका जो भी मेंटली प्रेशर है किसी भी इंसान का, वो एकदम ख़त्म हो सकता है। और ये आसन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। अब कैसे कैसे होता है, किस चीज़ को क्या करें, कौन सा आसन किस बीमारी में करें और कैसे हेल्पफुल होता है, वो सही चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स की, आसन्स कितने टाइप के होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या है। बेसिकली आप इमेज में देख रहे होंगे कि एक इंसान है जो कि एक पोस्चर में खड़ा हुआ है, ठीक है। आसन का सबसे पहले ये होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि ये क्या होता है, मॉरल ऑब्जर्वेशन होता है। हमें एक ऑब्जर्वेशन मतलब एकांत में सोचने की क्षमता देता है। सेल्फ डिसिप्लिन होता है, अपने ऊपर खुद ओवर रूल करता है, किसी और के ऊपर नहीं है कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है। सेल्फ डिसिप्लिन होता है, हमें खुद पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड, पोस्चर होते हैं, हमारी बॉडी के एक प्रॉपर पोस्चर होते हैं जिसके थ्रू हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो भी होती है, ठीक है। ब्रीथ रेगुलेशन होता है कि आपकी सांस लेने की क्षमता क्या होती है और किस तरीके से हमारी ब्रीथ रेगुलेशन जो है, जैसे एक तरीका होता है सांस लेने का कि जब आप सांस इनहेल करते हैं तो आपका पेट जो है वो फूलना चाहिए, एंड जब सांस आप बाहर छोड़ते हैं तो पेट आपका अंदर होना चाहिए। बट जो आजकल की जनरेशन है वो इस प्रोसीजर को उल्टा फॉलो करती है। जब वो सांस लेती है तो अपना पेट पिचकाती है और जब सांस छोड़ती है तो पेट फुलाती है। इस चीज़ पे कभी ऑब्जर्व करिएगा तो आप लोग को भी पता चलेगा कि ये मैं सही बोल रही हूँ। फिफ्थ जो होता है हमारा सेंसरी विड्रॉल होता है, कि जो भी हमारे सेंस वगैरह होते हैं उनको एकदम जागरूक रखता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कई बार होता है कि हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। कंसंट्रेशन आप लोगों का, हम लोगों का आजकल की जनरेशन का बेसिकली क्या है कि हम लोगों का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा घूम जाता है। मतलब कि क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं। कभी हम करते कुछ रहते हैं और करने कुछ और ही लग जाते हैं, मतलब सोचने दिमाग में कुछ अलग ही लग जाता है। तो आसन के थ्रू हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मेडिटेशन करने से आपका, नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन से आप लोगों का ध्यान एक जगह रहता है और इंटीग्रेशन मतलब समाधि, आपको एक पोस्चर मिल जाता है जिसके थ्रू आप एकदम अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं, एंड सारी चीज़ें आसन के थ्रू हो सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स क्या है, बेसिकली आसन्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करा जाता है, मेडिटेटिव आसन्स, रिलैक्सेटिव आसन्स एंड करेक्टिव कल्चरल आसन। ये तीनों आसन क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ।
जो मेडिटेटिव आसन होते हैं उनका मतलब होता है ध्यानात्मक आसन, कि जिसमें आप एकदम ध्यान लगा के जो आसन करते हैं, जैसे कि पद्मासन हो गया, सिंहासन हो गया, पद्मासन है, ठीक है, पद्मासन हो गया, और सिद्धासन हो गया, समासन हो गया, वीरासन हो गया। ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? ये सारे आते हैं मेडिटेशन में, मेडिटेटिव आसन्स में। नेक्स्ट जो होता है हमारा रिलेटेटिव आसन, कि रिलेटेटिव आसन्स में क्या होता है, मतलब कि रिलैक्सेटिव आसन, मतलब कि इसमें विश्राम की पोजीशन होती है हमारी, विश्रामात्मक आसन। तो इसमें क्या होता है, शशांक आसन, और इसमें आते हैं हमारे शवासन, मकरासन इत्यादि, ठीक है। इसके आगे क्या होता है, करेक्टिव एंड कल्चरल आसन। तो इसमें बेसिकली हमारे कौन कौन से आसन आते हैं, मयूरा आसन, गौरक्षा आसन, मंडूका आसन, शीर्ष आसन, ऐसे जो आसन होते हैं वो सारे किसमें आते हैं, हमारे करेक्टिव एंड कल्चरल आसन में। तो बेसिकली क्या होता है कि 3 टाइप के आसन होते हैं, एक तो हमारा ध्यानात्मक आसन, मेडिटेटिव आसन, दूसरा विश्रात्मक आसन, रिलैक्सेटिव आसन, और थर्ड हमारा होता है सर्वधन्यात्मक आसन, करेक्टिव एंड कल्चरल आसन। तो होप्स आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा ओबेसिटी, कि ओबेसिटी क्या होती है। जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा कि एक हमारा क्या है, हार्ट है, एंड एक बॉडी है जिसका बहुत बड़ा पेट है ना। तो ओबेसिटी बेसिकली मोटापे की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे जो भी इंसान होता है उसकी बॉडी का वेट बढ़ जाता है, एक्सेस वेट और डिपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट ऑन बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इंसान का ज़्यादा वेट या फिर उस इंसान की बॉडी में ज़्यादा फैट हमेशा क्या कहलाता है, ओबेसिटी कहलाता है। इसके लिए डायबिटीज़, बेसिकली शुगर भी कहा जाता है इसे, कि शुगर की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ गई है, किसी भी इंसान की बॉडी में बढ़ गई है। आजकल इसे नॉर्मली लाइफ स्टाइल का डिजीज़ भी माना जाता है, क्योंकि हर दूसरे बंदे को डायबिटीज़ होती है, ठीक है। तो वो डायबिटीज़ ओबेसिटी के ही ये है, डायबिटीज़ वेरियस लीड्स करता है, वेरियस डिजीज़ में लीड करता है। जैसे कि आपका हो गया डायबिटीज़ हो गया डायबिटीज़ हो गया आपका, हार्ट डिजीज़ में आता है हाइपरटेंशन, लोअर पल्मोनरी फंक्शन, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हैं जो ओबेसिटी में इंक्लूड है। तो बेसिकली जो डायबिटीज़ होती है वो क्या होती है, शुगर लेवल। तो ओबेसिटी मोटापा, और उस मोटापे के कई कारण हो सकते हैं, किन किन कारणों की वजह से वो है ओबेसिटी की बीमारी। तो ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन वेयर योर बॉडी मास इंडेक्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बीएमआई के बारे में कि बीएमआई कितनी होनी चाहिए एक नॉर्मल पर्सन की, तो उसमें 20 था कि एक नॉर्मल पर्सन की जो बीएमआई होनी चाहिए वो 20 होनी चाहिए। बट इसमें ओबेसिटी की केस में क्या होता है, हायर देन 30 हो जाती है बीएमआई। तो जिसकी वजह से ओबेसिटी के आप ये लक्षण भी पहचान सकते हैं कि अगर किसी इंसान की जो बॉडी का जो भी उसका बीएमआई है वो क्या है, मोर देन 30 है, हायर देन 30 है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसमें हम आसन पढ़ेंगे कि ओबेसिटी बेसिकली किन किन आसनों को करने के बाद ओबेसिटी को कंट्रोल किया जाता है। उससे पहले एक थोड़ी सी नॉलेज की बात पढ़ लेते हैं कि मेल्स आर द हाई रिस्क ड्यूरिंग, एक एज लिमिट होती है मेल्स की एज लिमिट क्या होती है 29 to 35। मेल हाई रिस्क पे होते हैं इस एज पे, और फीमेल्स जो होती हैं वो 45 to 49 की एज पे हाई रिस्क में होती हैं ओबेसिटी के केस में। तो इन एज के लोगों को, इन एज ग्रुप वाले लोगों को अपना ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए ताकि वो लोग ओबेसिटी से पीड़ित ना हो। द रिस्क इंक्रीजेस विद एज, जो रिस्क होते हैं ऐसे वो इंक्रीज करते हैं किसके थ्रू, एजेस के थ्रू, ठीक है। इसमें इंसान को क्या करना चाहिए, अपना जो वेट होता है उसे रिड्यूस करना चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए अपनी ओबेसिटी, नॉर्मल हेल्दी कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड अचीव करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें वो कर लेता है तो ओबेसिटी से वो ठीक हो सकता है। इसके आगे अब इसमें आसन कौन सा करना चाहिए अगर ओबेसिटी हो जाती है, तो वज्र आसन, थंडर बोल्ट पोज। आप जैसे पोज में देख रहे होंगे कि इसको कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगी। अपनी बॉडी को एकदम सिटिंग पोस्चर में रखा जाता है रिलैक्स तरीके से, अपने पैरों को, दोनों लेग्स को अपने फोल्ड करना होता है, अपने हाथ जो है वो अपनी नीज पे रखने होते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख भी रहे हैं कि जो हाथ हैं वो किस पे,
नीज पे रखे हुए हैं, पैर एकदम फोल्ड है एंड जो आपकी टोज हैं, ये जो दोनों अंगूठे होते हैं वो एक के ऊपर एक अंगूठा टच होना चाहिए। एंड आपकी जो पूरी बॉडी है, आपका जो बैक है वो पूरा क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, जैसा कि आपको दिख रहा है। आपकी जो नेक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए एंड आपका जो मुंह है वो फ्रंट की तरफ होना चाहिए, एकदम स्ट्रेच। तो ये तरीका होता है वज्रासन करने का। आपके एग्जाम में जो है कोई भी आसन आ जाता है कि कोई भी अगर डिजीज़ है तो उसमें कौन से आसन कर सकते हैं और उस आसन के प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं। बेसिकली डिसएडवांटेज होते नहीं होते हैं जल्दी से, बट बहुत कम चांसेस है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार इंसान है तो उसके लिए थोड़े से डिसएडवांटेज होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं आते हैं, बट प्रोसीजर एंड बेनिफिट्स ज़रूर आता है। तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बताती हुई चलूँगी। तो जो हमारा आता है वो आता है हस्तासन की हस्तासन ओबेसिटी में कैसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप जैसे कि देख रहे होंगे कि जो लड़की है, जो भी इंसान खड़ा हुआ है, इसके जो पहले पैर होते हैं वो क्या होने चाहिए, आपके प्रॉपर फ्लोर पे टच होने चाहिए। टोज एंड नीज दोनों, आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए एंड जो आपके हैंड्स हैं वो भी पूरे स्ट्रेट होने चाहिए एंड अपवर्ड डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। और इसके कैसे करते हैं, गेज अप टूवर्ड्स द रेज्ड हैंड, अपने हाथों को ऊपर करना होता है। नेक मसल्स स्ट्रेच करती है इससे। बोथ लेग्स स्ट्रेट रहते हैं, फर्म पे दोनों लेग्स। थाइज, कोर, बैक मसल्स आर स्ट्रेच अपवर्ड्स, तीनों चीज़ें न्यूट्रल पोजीशन में क्या होती हैं, अपवर्ड पोजीशन में। स्टैंडिंग है इरेक्ट बैक के बैक जो हमारी पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए। शोल्डर्स को पुश करना है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे शोल्डर्स को पुश करना है ईयर्स के थ्रू, कि ये दोनों जो ईयर्स और ये है ये टच हो सके आपस में। तो ये तो था प्रोसीजर कि कैसे इस आसन को किया जा सकता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बेनिफिट्स की बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी को ये स्ट्रेच कर देता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं आसन में पूरी बॉडी को आपकी स्ट्रेच कर देता है। एक आर्म्स की, स्पाइन की, अपर एंड लोअर बैक की, एंकल्स, हैंड्स की, शोल्डर, काफ, इन सब चीज़ों की अच्छे तरीके से मसाज कर देती है। ये जो भी आसन होते हैं इससे अच्छे से मसाज हो जाती है। बाद में जब आप रिलीफ फील करते हैं तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि अच्छे से मसाज हो गई है। स्ट्रेच करता है हमारे ऑर्गेन्स को, स्टमक के ऑर्गेन्स को, और इसके रिजल्ट्स में क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इंक्रीज़ होता है और कैपेसिटी ऑफ लंग्स भी हमारी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। ये आसन हेल्प करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी, कि अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन है जो बॉडी का, उसे भी अच्छे तरीके से वर्क करने के लिए ये पोस्चर और ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट कौन सा हमारा आसन है। नेक्स्ट जो हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन, हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है, एक पैर जो होता है आपका अपने बटक्स के नीचे होता है एंड जो सेकंड आपके लेग होते हैं वो आपकी नीज से टर्न करके जाते हैं दूसरी साइड, ठीक है। और दोनों पैर आपके क्या होने चाहिए, फ्लैट होने चाहिए, दोनों पैर आपके फ्लैट होने चाहिए। जो आपका हैंड है वो नीज के इस तरफ होना चाहिए, ट्विस्ट करके एक्सटेंड करनी है अपनी फिगर अपवर्ड। जो आपका ये वाला हैंड है इसे एक्सटेंड करना होता है और दूसरा जो ये वाला हैंड होता है इसे लिफ्ट करना होता है अपनी लोअर बैक की तरफ, मतलब अपनी बॉडी को इसी वाले इस पे छोड़ना होता है हाथ पे और एकदम स्ट्रेट रखनी होती है पूरी बॉडी। इसमें भी देखिए आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेट है। आपका जो चेस्ट पॉइंट है, मतलब कि जो आपका हेड है वो एकदम चेस्ट पॉइंट की साइड में होना चाहिए। अपनी हेड को रिवॉल्व करना होता है और अपने गेज को भी शोल्डर की डायरेक्शन में ट्विस्ट करके रखना होता है। अपने शोल्डर्स को रोल करना पड़ता है बैक एंड डाउनवर्ड, और एंटायर टोस, मतलब आपकी ये जो इतना हिस्सा है पूरी बॉडी का, ये पूरा का पूरा क्या होता है, रिवॉल्व होता है। तो ये तो तरीका है कि किस तरीके से अर्ध मत्स्येंद्र आसन को करा जाता है। अब इसके बेनिफिट्स हम पढ़ लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोजेस टू इम्प्रूव द एक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन। स्पाइन की एक्सिबिलिटी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं आसन, उसे इम्प्रूव कर देता है। जिसके ज़्यादा दर्द वर्द होता है स्पाइन में तो उसके लिए बहुत ज़्यादा होता है। लीवर एंड किडनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये आसन। ये स्ट्रेच कर देता है आपके शोल्डर्स को, हिप्स को और नेक को। आपकी जो हिप्स, शोल्डर एंड नेक होते हैं इन्हें स्ट्रेच कर देता है एंड मूवमेंट की प्रैक्टिस बनाया रहता है। इट एनर्जाइज द स्पाइन, आपकी स्पाइन में एक एनर्जी भर देता है ये, और आपकी स्पाइन को इस तरीके से बना देता है कि वो फिर दर्द होना, जैसे होता है ना एज के हिसाब से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आप आसन करते रहते हैं तो एज के हिसाब से दर्द नहीं होएगा। तो ये चीज़ फ़ायदा होता है। एंड आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो बेली होती है, आपकी बेली को बहुत ज़्यादा शेप में ले आता है और बहुत अच्छे से, मतलब शेप में बना देता है और आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही कर देता है।
सो गाइज होप सो आपको अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी समझ आया होगा, इसका प्रोसीजर कि ये करते कैसे और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमें ज्वाइन कीजिए इन सभी हैंडल्स पे, इंस्टाग्राम,